अच्छा बेटा, हमारे पास है एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट। प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है मर्ज सॉर्ट को, ठीक है। और इसके अलावा हमने मर्ज सॉर्ट की प्रोसेसिंग को देखा है। इसके अलावा हमने मर्ज सॉर्ट की करेक्टनेस को देखा था, ठीक है। तो आज हम मर्ज सॉर्ट को एंड कर देंगे इंशाल्लाह। और आज हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ मर्ज सॉर्ट के मर्ज सॉर्ट कितना रनिंग टाइम लेती है, कितना टाइम लेती है फॉर एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब बेटा इसमें देखेंगे हमारे पास जो मर्ज सॉर्ट है, इट इज अ काइंड ऑफ डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, ठीक है। अभी तक हमने ये दूसरी अप्रोच है एल्गोरिदम डिजाइन करने की। पहली एल्गोरिदम डिजाइन की टेक्निक हमने जो देखी थी वो उसको इंक्रीमेंटल अप्रोच इस बुक में कहते हैं। उसको आमतौर पे ब्रूट फोर्स टेक्निक कहते हैं। उस टेक्निक में क्या होता है बेसिकली कि हम हर चीज को हर हर चीज के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा था इंसर्शन सॉर्ट के अंदर कि उसमें अगर हमने एलिमेंट्स को सॉर्ट करना है तो हम एक एलिमेंट को पकड़ते हैं और सबके साथ कंपेयर करते हैं, फिर दूसरे को फिर कंपेयर, फिर तीसरे को फिर कंपेयर, सबके साथ। तो हम उसमें कोई ऐसा लॉजिकल या इंटेलिजेंट थिंग नहीं है, हम जस्ट कंपैरिजन किए जा रहे हैं। इसलिए इसको ब्रूट फोर्स टेक्निक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने सेकंड टेक्निक जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, इट इज नोन एज डिवाइड एंड कंकर अप्रोच। इसमें क्या होता है डिवाइड एंड कंकर अप्रोच में कि हम अपने प्रॉब्लम को स्मॉल, एक बड़े लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल सिमिलर प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और फिर उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं और अगेन और उनको हम मर्ज करते हैं, उसका सोल्यूशन मर्ज करके हम एक एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस अप्रोच को डिवाइड एंड कंकर अप्रोच कहते हैं। और मर्ज सॉर्ट है इसी टेक्निक की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आज हमने इसका एनालिसिस करना है। अच्छा, जो बेसिकली जो एनालिसिस है ना उसका कोर कंसेप्ट सेम है जो हमने देखा था इंसर्शन सॉर्ट के अंदर, और जो हमने देखा था इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हमने उसको देखा था। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। वो मसला ये है कि मर्ज सॉर्ट के अंदर वो तरीका कार इस्तेमाल नहीं हो सकता। कंसेप्ट वही है, वही हम चाहते हैं, हम रनिंग टाइम फाइंड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं कर सकते। वहां पे तो बड़ा इजी था हमारे लिए कि हमारे पास लूप्स है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, लूप्स को रन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये लूप कितनी दफा चला, ये कितनी दफा चला, और उससे हमें पता चल जाता था कि टोटल इतनी दफा चला है, और वो हमारा रनिंग टाइम होता था, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि जो मर्ज सॉर्ट है यहाँ पे तो कोई लूप नहीं है। आप अभी आपके सामने मर्ज प्रोसीजर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा ये मर्ज प्रोसीजर वो सेम प्रोसीजर है इस स्लाइड में और जो बुक में। थोड़ा सा फर्क हो सकता है सिंटेक्स का, ठीक है, बाकी लेकिन कंसेप्ट सेम ही है। आपको आप समझ जाएंगे कि वो सेम चीज है, ठीक है। इसमें परेशान नहीं होना कि आप कहेंगे सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है स्टेप 3 में मर्ज द टू सॉर्टर लिस्ट, लेकिन वहां तो एक प्रॉपर मर्ज मर्ज का प्रोसीजर को कॉल किया हुआ है। तो आप समझिए दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि हम सूडो कोड की बात कर रहे हैं तो वो इसकी इसकी इसमें थोड़ी सी लिबर्टी होती है कि हम चीज़ों को थोड़ा सा इंग्लिश में आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपाइलर तो चल नहीं रहा जो हमें एरर दे देगा कि जी आपने क्यों किया ऐसा, ठीक है। तो परेशान नहीं होना इसके ऊपर। अब ये जो प्रोसीजर मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देखें कि आपको कोई फॉर लूप नजर नहीं आ रहा या कोई वाइल लूप भी नजर नहीं आ रहा, कोई और लूप भी नहीं नजर आ रहा, ठीक है। तो अब फिर कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो प्रोसीजर है ये कितनी दफा चला है, ठीक है। ये अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है अब जो मर्ज सॉर्ट में है कि अब लूप तो है नहीं। तो अब इसमें बेटा जब हमारे पास रिकर्जन आ जाएगी, जब ऐसे प्रोसीजर्स जिनमें रिकर्जन इस्तेमाल होगी, तो उसमें हम सिंपली एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, सिंपल एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, हमें ट्रीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ट्रीज का इस्तेमाल, अब हमने चूंकि एनालिसिस करना है तो हमें कोई टूल तो चाहिए ना जिस जो कि हमें हेल्प करे टू एनालाइज द कोड, सम कोड, ठीक है। तो अभी ये कोड हमारे सामने है
और ये कोड रिकर्जन की फॉर्म में है, तो हमने क्या करना है, इस कोड को एनालाइज करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अब ट्रीज चाहिए। ट्रीज आप अभी आप देखेंगे कि ट्रीज कैसे हेल्पफुल हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब ये रिकर्जन है, तो हम अब हमारा मकसद ये है कि हमने एक रिकर्जन की स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करनी है। जब कोड पहले हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद अगला काम बेटा हमारे पास ये आ जाता है कि हमने क्या करना है, हमने हमने अब ये करना है कि हमने रिकर्जन जो है उसकी स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास मर्ज सार्ट का प्रोसीजर है। अब जो मर्ज सार्ट जो है उसका टोटल रनिंग टाइम हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसका टोटल रनिंग टाइम हम टी ऑफ एंड से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एल्गोरिथम का। जैसे हमने पीछे इंसर्शन सार्ट को भी देखा था, जिसमें हमने कहा था कि टी ऑफ एन इज इक्वल टू, ठीक है, तो हमने फिर उसके बाद उसके जितनी भी स्टेटमेंट्स थी वो लिखी थी, फिर उनको हमने ऐड करके लास्ट में हमने बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर फाइंड किया था। ठीक है, ऐसे किया था इंसर्शन सार्ट में। अब यहाँ पे भी टी एन इज द रनिंग टाइम, टोटल रनिंग टाइम ऑफ द मर्ज सार्ट। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट को देखें, इफ एन वन, एन इज इक्वल टू वन, डन। यानी कि अगर एन सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट है तो दैट्स इट, ये हमारी बेस बेस स्टेटमेंट है। अगर एन वन है तो हमारा प्रोसीजर यहाँ पे टर्मिनेट कर देगा। अब ये यहाँ पे देखें तो सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, कांस्टेंट टाइम, और इस कांस्टेंट टाइम को हम थीटा वन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि सिर्फ ये कांस्टेंट टाइम है वन, ये सिर्फ एक मिनट, एक सेकंड, एक जो भी है, एक लगा है इसके ऊपर, एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, उसको थीटा वन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आगे देखेंगे हम, इसको सी भी कह देते हैं कि कांस्टेंट, ताकि कोई स्पेसिफिक जो अमाउंट है वो हम यहाँ पे सेट कर दें। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम होता है, ये सबसे शॉर्ट टाइम होता है, सबसे थोड़ा टाइम होता है कि जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल ऐसे होती है, जैसे एक विंडो है बैंक की, और वहां पे आप देखेंगे एक बिल पेइंग उनका है विंडो, तो वहां पे वो कहेंगे जी आप एक बिल लें या 100 बिल लें, तो हम हमेशा हमारे कांस्टेंट टाइम है 5 मिनट्स, हम 5 मिनट में आपको वो सारे बिल जो है वो आपको पेड आपको मिल जाएंगे, वो पेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम है, और कांस्टेंट टाइम इसलिए है कि यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेटा है रिकर्सिवली सॉर्ट। आपने पीछे बुक में देखा था कि ये रिकर्सिवली हम सॉर्ट करते हैं, यानी कि इसी मर्ज सॉर्ट को हम बार बार कॉल करते हैं स्टेप टू के अंदर। रिकर्सिवली सॉर्ट ए वन टू एन ओवर टू, और ए एन ओवर टू प्लस वन टू एन, यानी कि आधी लिस्ट हम इधर पास कर देते हैं और आधी ही लिस्ट हम इधर पास कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, जो बुक में आपने कोड देखा था उसमें वो प्रॉपरली आपको एक कोड की फॉर्म में नजर आ रहा था। ठीक है, तो अब इसमें आधी लिस्ट यहाँ पे पास होती है और आधी लिस्ट इसको पास होती है, और ये जो पास हो रही है ये बेसिकली इसी मर्ज सार्ट को कॉल किया जा रहा है, इसी मर्ज सार्ट को कॉल किया जा रहा है। ठीक है, आधे आधे डेटा के साथ दो हिस्सों में डिवाइड हो गए ना। अब डाटा एक पूरी अगर 8 एलिमेंट थे तो 4 एक में चले गए, 4 एक में चले गए, और ये मर्ज सार्ट का प्रोसीजर दोबारा से कॉल हुआ, फिर इसने अपने आप को दोबारा कॉल किया। ये कॉल करता रहेगा कि जब तक ये कंडीशन वन जो बेस केस है वो मेट नहीं हो जाती। ठीक है, अब जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर हर जो जितने प्रोसीजर कॉल हुए हैं वो अपना तीसरे स्टेप में जो मर्ज का प्रोसीजर कॉल करेंगे। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में देखा हमारे पास एक मर्ज का प्रोसीजर था, तो उसमें जितनी भी लिस्ट थी तो उसको पास हो जाएंगी, तो वो उनको मर्ज करता जाएगा, और लास्ट में जो मेन प्रोसीजर जो सबसे पहले कॉल हुआ था वो अब सबसे आखिर में फिनिश होगा और वो तमाम डेटा को कंप्लीट कर देगा। तो हमने बेटा देखा था कि जो मर्ज मर्ज प्रोसीजर है ना उसका रनिंग टाइम हमारे पास थीटा एन है। ठीक है, जो मर्ज प्रोसीजर हमने देखा था वो एन टाइम में एग्जीक्यूट होता है, एन टाइम लीनियर टाइम में। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे, वो हमने पहले से किया हुआ है। अब जो अभी मेन चीज डिस्कस करने वाली है वो ये स्टेटमेंट है,
स्टेटमेंट नंबर 2 का रनिंग टाइम। अब बेटा हमारे पास जो रनिंग टाइम है, जो स्टेटमेंट नंबर 2 का है, इसमें देखिए हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और हमने उनको क्या किया है, हमने उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आधी लिस्ट फिर दोबारा एक मर्ज सॉर्ट को पास की है और दूसरी आधी फिर दोबारा मर्ज सॉर्ट को पास की है। ठीक है, अभी हम सपोज करते हैं कि हमारी जो मर्ज, ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, इसका रनिंग टाइम हमें नहीं पता कि ये रिकर्जन आपने आपको कितनी दफा कॉल करेगी, 100 दफा, 200 दफा, हमें तो पता ही नहीं है। तो अभी एनालिसिस के लिए, अपनी आसानी के लिए, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलिए अभी फिलहाल हम ऐसे करते हैं कि हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अपना जो रनिंग टाइम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? मैं कहता हूँ कि जो पहला पार्ट था जिसने अपनी रिकर्जन को दोबारा कॉल किया, क्योंकि उसमें आधे एलिमेंट गए थे तो इसलिए उसके ऊपर आधा टाइम लगेगा, प्लस जो दूसरा मेरे पास था उस पे भी आधे एलिमेंट गए तो उस पे भी आधा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये मैंने उसको इस तरीके से लिख दिया, और जब मैंने इनको जमा किया, ऐड किया, तो ये 2t n/2 की फॉर्म में आ गया। ठीक है, समझ गए मैंने क्या किया? मैंने अपने जो जो दो हमने जो लिस्ट थी उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में, और एक के ऊपर मैंने कहा कि t n/2 टाइम लगेगा, जब दूसरे के ऊपर मैंने कहा उसके ऊपर भी t n/2 लगेगा। तो फिर ये जब जब मर्ज प्रोसीजर कॉल होगा, मर्ज मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर कॉल होगा, तो ये n भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि पहली दफा जब ये कॉल होगा तो n, फर्स्ट करें 8 एलिमेंट्स थे। ठीक है, 8 एलिमेंट्स थे, तो जब ये कॉल हुआ तो ये फोर फोर में डिवाइड हो गया। तो फिर जब ये दोबारा आपस में कॉल करेंगे तो ये टू टू में हो जाएंगे। ठीक है, ये भी टू में चला जाएगा, ये भी टू में चला जाएगा। ठीक है, और फिर ये जब दोबारा ये कॉल करेंगे तो ये वन वन में हो जाएंगे। ठीक है, जब ये वन वन में आएंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोसीजर एंड हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट नंबर 1 वहां पे मीट कर रही है रिक्वायरमेंट को, इस तरीके से हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के ट्री बन जाएगा, ये आप देखेंगे ट्री बन जाएगा, और यही इसी स्ट्रक्चर को हमने फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने के लिए ये हमने करियर स्टेटमेंट के लिए ये एक चीज स्टेब्लिश की है। ठीक है जी सर बेटा, हमें ये जो तो इसमें दो, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी 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 बेटा। सर, ये जो t n/2 प्लस t n/2, ये हमने ये क्या रिकर्जन स्टेटमेंट हमने बनाई है? हाँ जी, ये द रनिंग टाइम, दट ये t n/2 क्या है? द रनिंग टाइम रिक्वायर्ड फॉर द हाफ लिस्ट। ठीक है, जो पहली दो, एक लिस्ट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ना, डिवाइड कर दिया, जी अगर एक एलिमेंट थे तो फोर फोर हो गए। ठीक है, तो अब जी फोर के ऊपर जो फोर एलिमेंट्स को सॉर्ट करने का जो टाइम है वो है t n/2, और जो दूसरे फोर एलिमेंट्स को सॉर्ट करने का टाइम है दैट इज t n/2। ठीक है, ये ये कब हुआ? इस लेवल पे हुआ। ठीक है, ये लेवल जो है, लेकिन जब ये नीचे आएगा तो ये n/2 जो है वो टू हो जाएगा, फोर नहीं रहेगा, और सबसे आखिरी लेवल पे वन रह जाएगा। ठीक है, फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। उसमें देखें कि अब हमने एक प्रॉपर रिकर्जन स्टेटमेंट स्टैब्लिश कर ली है। tn टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द मर्ज सॉर्ट। अब इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, हम कहते हैं कि थीटा 1, ये बेस केस है। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट पास करेंगे तो वो उसके ऊपर एक ही दफा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसका कांस्टेंट टाइम है, उसको हम थीटा 1 कह देते हैं, बेस केस रिप्रेजेंट किया। उसके बाद ये मेन केस है, ये जो t n/2 हमारे पास है, ये स्टेटमेंट नंबर 2 का टाइम है, स्टेटमेंट नंबर 2 का टाइम है। ठीक है, और ये जो थीटा n है ये स्टेटमेंट नंबर 3 का टाइम है। ठीक है जी, जो स्टेटमेंट नंबर 3 हमने देखी है मर्ज की, ये उसका टाइम है। ठीक है, तो हम दोनों को ऐड कर दिया, और ये कंडीशन इसकी है कि इफ n इज ग्रेटर देन 1, अगर n का मतलब है कि इनपुट एलिमेंट्स हैं, ये साइज ऑफ द एलिमेंट्स हैं, तो ये अगर हमने एक से ज्यादा एलिमेंट पास किए हैं, या फर्ज करें हमने दो एलिमेंट पास किए हैं, 3 किए हैं, 10 किए, 100 मिलियन, जितने भी किए हैं, ठीक है, 1 से बड़े हैं, तो ये स्टेटमेंट स्टैब्लिश हो गई है। ठीक है जी। तो स्टैब्लिश क्या मतलब? हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें ये पता चल गया इसका टोटल टाइम इस तरीके से आएगा?
नहीं, अब इसमें बेटा हमने अभी टाइम तो निकाला नहीं हमने, अभी तो देखें टाइम तो कहीं नहीं निकाला, कहीं थीटा की फॉर्म में हमने फाइनल नहीं निकाला कि इस पे इतना रनिंग टाइम है। अभी हमने सिर्फ क्या किया है, अभी हमने रिकर्जन स्टेटमेंट स्टेब्लिश की है। हमारे पास जो कोड था रिकर्जन की फॉर्म में जो कोड था, जब इस तरह का कोड आएगा रिकर्जन की फॉर्म में, तो सबसे पहला काम ये करना होता है कि हमने उसकी रिकर्जन स्टेटमेंट एस्टेब्लिश करनी होती है, जो कि आपको नजर आ रही है आपके सामने, ठीक है। अब जब रिकर्जन स्टेटमेंट स्टेटमेंट एस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें हमारे पास दो चीजें हमने मेंशन करनी है, एक बेस केस है और एक दूसरा आर्म केस है, ठीक है। बेस केस में हमने बता दिया कि जब एन रिकर्जन, अगर आपको याद है आपने पढ़ी होगी, तो उसमें अब बेस केस होता है कि हमारे पास बेस केस है तो उसमें एन इज इक्वल टू वन। रिकर्जन वो आमतौर पर जब हम करते हैं, आपने प्रोग्रामिंग की है तो उसमें एक वो रिकर्जन खत्म कब होती है, एंड कब होती है, तो एंड होती है बेस केस के ऊपर। जब बेस केस की कंडीशन मेट होती है तो फिर हम कहते हैं कि वो रिकर्जन एंड हो जाएगी। जैसे लूप है ना, तो लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन होती है कि आई लेस देन 10, ठीक है। तो जब आई इक्वल या इक्वल होता है 10 के, तो वो उसी वक्त लूप एंड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही रिकर्जन कब एंड होती है, रिकर्जन की टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होती है, वो बेटा होती है इसकी बेस केस, कि जब हम वो रिकर्जन हो रही है बार बार, जैसे मर्ज सॉर्ट में हमने देखा, तो बेस केस जब आता है तो रिकर्जन एंड हो जाती है। जैसे हमने मर्ज सॉर्ट में देखा है अभी कि बेस केस क्या है, जब हमारे पास एक एलिमेंट रह जाएगा, ठीक है, आखिर में एक एलिमेंट रह जाएगा। हम डिवाइड करते जा रहे हैं, 8 एलिमेंट थे, चार चार हो गए, फिर हमने चार चार को डिवाइड किया, दो दो हो गए, फिर दो दो को डिवाइड किया तो एक एक हो गया। जब एक एक हो गया तो वो क्या था, वो हमने क्या किया, हमने बेस केस को अप्रोच कर लिया या बेस केस के ऊपर पहुंच के, और उस वक्त हमारा रिकर्जन का जो प्रोसीजर है वो एंड हो जाएगा, ठीक है, वो फर्दर प्रोसेस नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने बेस केस मेंशन करना है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो केस है जिसमें वो आमतौर पे डिवीजन हो रही थी उसको मेंशन करना है, ठीक है। और ये दोनों चीजें आपने देख लिया है हमने कैसे ली हैं पिछले कोड से, ठीक है। तो कोई भी कोड आपको अब दे दिया जाए तो आप अब उससे ये रिकर्जन स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक थोड़ा है। सा कंपेयर करें, इंसर्शन सार्ट के साथ कंपेयर करें। उसमें आप क्या करती जी थी, आपके पास स्टेटमेंट्स थी, आप हर स्टेटमेंट का जी टाइम निकालती थी, ऐसा ही है। तो हमने ठीक है। इसमें भी वही किया है, इसमें भी तो वही किया ना, हमने हर स्टेटमेंट का टाइम निकाला है। स्टेटमेंट नंबर वन का टाइम है थीटा वन, यानी कि जी जी कांस्टेंट टाइम है, यानी कि थ्री टाइम उसका निकला है। स्टेटमेंट नंबर जी थ्री का टाइम है थीटा एन, ये हम पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। जी क्योंकि जी ये काल मट को हो रही है तो हमें पता है कि वहां पे एन टाइम लग रहा है, हमने उसको उसका हाँ जी टाइम पूरा पूरा लिख दिया। अब जी इसमें जो स्टेटमेंट नंबर टू है वो आपके लिए थोड़ी सी नहीं है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, लेकिन मैंने ठीक उसका है। आपको बता दिया कि चूंकि ये रिकर्जन है और हम्म। हमें एग्जैक्टली नहीं पता इस पे कितना टाइम लगेगा, तो हम ठीक है। एग्जैक्टली अभी बता भी नहीं रहे कि इतना टाइम लगेगा। तो हम कह देते हम्म। हैं कि ये सारा प्रोसीजर है, इसके ऊपर टाइम लगता है टी एन, ठीक है। ठीक तो अब ये जो स्टेटमेंट नंबर टू है ये हमारे डेटे को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, जो इसका मतलब है कि इस पे आधा आधा टाइम लगेगा, जी ठीक सही है है। ना। जेनेटिक सी एक लॉजिक की बात है कि अब मैं कहता हूँ कि हाँ जी मैं आपको कुछ काम देता हूँ, तो जी मैं आपसे कहता हूँ कि ये इसको काम को करके दें मुझे, तो आप कहते हैं सर इसके ऊपर आधा घंटा लगेगा, और जी आपको मैं ये अथॉरिटी देता हूँ कि आप ये काम आगे भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जी आपने मुझे एक एक बताया, एक एनालिसिस पॉइंट बताया कि इसके ऊपर आधा घंटा लगेगा, और आप जी जब वही काम फिर आगे दो बच्चों में डिवाइड कर देती हैं, तो आप एक को कहते हैं ये तुम इस काम को ना फौरन आप जो है ना इसको परफॉर्म करो, और दूसरे बच्चे को भी आप कहती हैं कि इस काम को फौरन परफॉर्म करो, ठीक है। तो जो टाइम आपने मुझे एनालिसिस करके बताया है, तो उसका उसका मतलब है कि ये टोटल टाइम है, जी सर। टोटल टाइम है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि ये लेकिन जब जो आपने आगे उसको दिया है, आगे उसको टाइम को आगे फर्दर डिवाइड किया, तो आप उसको हाफ हाफ में क्रिएट कर देंगी, हाफ हाफ टाइम में कर देंगी, ठीक है। आप जी आप फर्ज करें, अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि मैं आपको देता हूँ कि आपने आपको मैंने आपके पेपर्स थे, 50 पेपर्स थे,
उसको सॉर्टिंग करनी थी। ठीक है, मैंने आपको जो 50 पेपर की सॉर्टिंग के लिए आपको बताया, इसको सॉर्ट करें। आपने क्या किया, आपने वो 50 पेपर को पकड़े और 25 एक बच्चे को दे दिए और 25 एक बच्चे को दे दिए। ठीक है जी। और आप जी आपने सर। उनको फुल टाइम देने के बजाय आपने कहा कि भी आपके पास दोनों के पास 15-15 मिनट हैं कि आपने इनको सॉर्ट करना है। ठीक है। उन बच्चों ने आगे उनको डिवाइड कर दिया दो दो में, तो एक के पास 12 चलेंगे, एक के पास 13 चलेंगे। तो इनको 15-15 मिनट मिले थे, उन्होंने आगे कहा कि जी आपके पास 7-7 मिनट है, आपने इनको सॉर्ट करना है। ठीक है, और फिर वो आगे चलते गए। ठीक है। तो ऐसे ही मर्ज सॉर्ट का प्रोसीजर है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम का नहीं पता, पहली स्टेटमेंट में हमें टाइम का पता चल गया थीटा 1, तीसरी में भी पता चल गया थीटा 'n', दूसरी का नहीं अभी पता। तो दूसरी में हमने थीटा थीटा लिखा भी नहीं है। इसमें हमने जेनेरिक सा बताया है कि अभी इसके टाइम का हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि इसका आधा आधा टाइम है, तो हमने वही मेंशन कर दिया कि ये 2t n/2। अब इसमें जो t2 क्या है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, t, ये 2t n/2। ठीक है, ये 2t n/2। अब इस स्टेटमेंट में ये क्या है, इसको फर्ज कर ले हम ए का नाम दे देते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है इसको हम, ये जो टू नीचे आ रहा है इसको हम बी का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब ये जो टू है, इसका मतलब है अभी अभी हम एडवांस स्टेज पे जा रहे हैं। अभी ये तो आपने एग्जांपल देख ली ना, तो अभी हमारे पास कितनी रिकर्जन आएंगी, क्या क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट चेंज होगी, सेकंड स्टेटमेंट तो चेंज कैसे होगी, अब देखिए। अब ये जो मैंने ए कहा है, तो ये ए इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है कि हमने अपने प्रॉब्लम को दो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। ए इज इक्वल टू 2। ठीक है। तो ये अगर ए इज इक्वल टू 3 होगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने अपने प्रॉब्लम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमारे पास ऐसी एल्गोरिथम्स भी हैं जिसमें हम अपने प्रॉब्लम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अगर ये 4 होगा तो इसका मतलब है हमने अपने प्रॉब्लम को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब ये जो बी है जो हमने बताया, ये क्या है, ये बेटा साइज है कि कौन सा कितना साइज, एंड बाई कि हमने दो से डिवाइड कर दिया यानी हाफ कर दिया। अगर तीन से करेंगे तो इसका मतलब है तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, अगर 4 से करेंगे तो इसका मतलब है हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। तो ये बी, तो ये जो ये बी है ये साइज है, और ए है ये नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपी। अब मैं उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, टू इक्वल पार्ट्स पार्ट्स में, तो वो 50 पैसा एक हो जाएंगे, 50 पैसा एक हो जाएंगे, ऐसे ही है। अब इसमें हमने कितने हिस्सों में, यहाँ पे ए क्या है, कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, इसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। ठीक है, ऐसे ही जी है। सर। और हर पार्ट का जो वेट है वो कितना है, 1/2, ऐसे ही है, 1/2 और 1/2। अब फर्ज करें मैं अब 1 रुपए को दोबारा से डिवाइड करता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। अब जो पहला हिस्सा है उसको मैं कहता हूँ कि ये 75 पैसा है, और दूसरा हिस्सा है उसको मैं कहता हूँ ये 25 पैसा है। ठीक है। तो अब अगेन जो मेरे पास ए है वो 2 है, 2 ही है, क्योंकि मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लेकिन अब जो प्रॉब्लम साइज है अब वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो पहला मेरे पास है, अब वो मेरे पास है 3/4 है, और जो दूसरा है वो 1/4 है। ठीक है, दोनों में अब साइज चेंज हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का समझाने का मतलब ये है कि जो 2t n/2 है ये चेंज हो सकता है, आगे एल्गोरिथम्स आएंगी उसमें ये क्वांटिटी चेंज होगी, और आपको पता होना चाहिए कि ये चेंज क्यों होगी। ये जो दोनों टू आ रहे हैं, जो ऊपर वाला टू है और नीचे है, ये क्यों आ रहे हैं। तो आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे पर एक्चुअली इन कि दोनों जो के मीनिंग डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट मीनिंग को शो कर रहे हैं। जो पहला वाला टू है वो ये शो कर रहा है नंबर कि वो दो। जी सर।
नंबर ऑफ पहले पार्ट्स वाला में टू जो टू कर प्रॉब्लम को रहा है, डिवाइड। हाँ, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और नंबर ऑफ सब दूसरा वो, प्रॉब्लम्स। दूसरा जो है वो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। पहला नंबर ऐसे ही ऑफ है सर? सब प्रॉब्लम्स को, बेटा पहला जो है ए जो है नंबर ऑफ सब जी। प्रॉब्लम्स को शो कर रहा है, और जी। बी जो है वो साइज ऑफ सब प्रॉब्लम को शो कर रहा है। ठीक हो गया। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, अब अब हमने, अच्छा, अब देखें कि जैसे कि मैंने बेटा आपको सेशन 60 में भी बताया था, अब हमने हम इस स्टेटमेंट को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हमने सी जो का इसको हमने क्या किया कि ये जो थीटा थीटा एन था उसको सी एन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको सी एन की फॉर्म में लिख देंगे, और जो थीटा वन पहली स्टेटमेंट में था उसको हमने खत्म कर दिया, यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिकरियन स्टेटमेंट हमने पिछली स्लाइड से ले ली है, ये हमारे पास आ जाएगी 2t n/2 प्लस सी एन। ठीक है, सी एन इज थीटा एन, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में इसको लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप गौर करें सेशन 60 के अंदर बेटा, तो उसमें भी हमने कुछ इसी तरीके से काम किया था। हमारे पास स्टेटमेंट्स थी और हमने उनका टोटल करके बताया कि भाई ये इसको इतना टाइम लगेगा। तो अब इसमें भी हमने वही सबको टोटल करके बताना है कितना टाइम लगेगा, लेकिन अब इसमें चूंकि वो हमारे पास लूप नहीं है, रिकर्जन है, तो हम रिकर्जन के लिए क्या करेंगे, हम एक ट्री बनाएंगे। ट्री में है नंबर ऑफ नोड्स, तो हमने ट्री है तो ट्री में हमने देखना है, अब जो रिकर्जन है ना, जो रिकर्जन रिकर्जन का जो प्रोसीजर है उसको हमने ट्री की फॉर्म में पोर्ट्रे करना है, कि जैसे ट्री था ना उस फॉर्म में इसको पोर्ट्रे करना है। कि अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले, जैसे कि इसका इंटरेस्टिंगली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये देखें, ये ट्री मैंने बना दिया यहाँ पे, ये ना, ये देखिए ट्री मैंने आपको एक छोटा सा बना दिया, यहाँ पे डिस्प्ले किया कि हमारे पास 8 थे, फिर 4 4 हो गए, फिर 2 2 हो गए, फिर 1 1 हो गए। ठीक है, ये देखें, ये एक अंडरस्टैंडिंग टूल था, समझने के लिए टूल था कि रिकर्जन कैसे काम कर रही है। ठीक है, अब अगेन हमने ये देखना है कि हमारा कितना टाइम लग रहा है, रिकर्जन के ऊपर कितना टाइम लग रहा है। तो जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि रिकर्जन कैसे रन हुई और उसमें कितने नोड बने, कितनी दफा वो एग्जीक्यूट हुई, तो हमें टाइम का कैसे पता चलेगा। सिंपल सी बात है ना, लूप में था 1 से लेकर 5 तक चले, तो हम बड़ा क्लियर था कि ये 5 दफा ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब रिकर्जन में ये नहीं है, रिकर्जन में फिर, लेकिन हमें चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए भी कितनी दफा रिकर्जन चली, कितनी दफा डिवाइड हुआ, कितनी दफा मर्ज हुआ, ताकि हम उसका एनालिसिस कर सकें। अब उस चीज को पिक करने के लिए, इसको कैप्चर करने के लिए हम ट्री का सहारा जो हम ले रहे हैं, कि हम ट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो मैंने एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे आपको दे भी दी थी। ठीक है, कि ट्री को कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास आ गई है, अब इसके ऊपर हमने ट्री का इस्तेमाल करना है। तो ट्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे, कि सबसे पहले ये जो टी एन है उसको हम टॉप एज ए रूट के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि हम ये जो रिकर्जन का पार्ट है ना, इसको हमने पिक करना है। और यहाँ पे देखें कि हम देखें कि इसको हाफ T n/2 में एक में कर दिया और एक हाफ में ये कर दिया, और ऊपर ये है ना, ये सी एन की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये सी एन, तो ये सी एन बेसिकली अगर देखें तो ये वाला सी एन जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये सी एन। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। अब फर्दर डिवाइड करेंगे तो अब ये T n/4 आ जाएगा, ये T n/4 आ जाएगा। आपने देखा कि हमने T n/2 था, T n/2 था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसको फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब देखिए इंटरेस्टिंगली, अब यहाँ n/4 आ रहा है। n/4 का मतलब है कि हमारा जो सब प्रॉब्लम साइज है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसे है ना, पहले 8 था, फिर 4 4 हो गया। ठीक है, फिर 2 2 हो गया, तो क्या होता जा रहा है, प्रॉब्लम साइज कम होता जा रहा है। ऐसे ही है ना, प्रॉब्लम साइज कम होता जा रहा है। 4 जी 8 था, सर। फिर 4 आधा रह गया, फिर आधा रह गया, फिर आधा रह गया। तो अब देखें, पहले n था, फिर n/2 हो गया, फिर n/4। ठीक है, अब आगे देखेंगे और कम होता जाएगा। और जो ऊपर है हम उसको
CN से रिप्रेजेंट कर देंगे, इसी का डिवीजन होती जाएगी कि CN/2 CN/2, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 4 है तो इसका आधा हो जाएगा, जब ये हाफ होगा तो ये 8 हो जाएगा, फिर 16 एंड सो ऑन। और सबसे आखिरी लेवल पे आके हमारे पास θ1 आ जाएगा, ठीक है। θ1 का मतलब है कि जो ट्री हमने बनाया था 4 2 और सबसे आखिर में 1, यानी कि एक, जब एक आ जाएगा तो हमें पता है ये कांस्टेंट टाइम है और उसको हम θ1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट है उसके ऊपर कांस्टेंट टाइम लगता है, तो ये इस तरीके से हमने एक ट्री इस्टेब्लिश कर लिया। तो ये डॉट डॉट्स का मतलब है कि इसके दरमियान में बहुत ज्यादा नोड्स हो सकते हैं, और ये आखिरी नोड हमने डिस्प्ले कर लिया। तो ऐसे ही ये सारे नोड्स, सबके ऐसे नोड्स होंगे, हम वो अभी डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम, कि हम ये हर चीज ड्रॉ कर देंगे तो इसको समझना मुश्किल हो जाएगा। बस आपने यही समझना है कि ये सब नोड्स के साथ ये हो रहा है, और सब के नीचे ना ये θ1 आखिरी लेवल पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, अपनी जो रिकर्जन है उसको एक ट्री की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब ये एक ट्री बन गया, हमने कहा कि ये ट्री है जो कि हमारी रिकर्जन जो मर्ज सॉर्ट स्टैब्लिश कर रही है, ठीक है। इस तरह का हमें पता चल गया कि पहले सबसे पहले यहाँ पे फुल n नंबर में एलिमेंट्स थे, फिर हाफ हो गए, फिर फर्दर उनको डिवाइड करते गए, और आखिरी लेवल पे आके वो सब जो लीफ नोड्स हम कहते हैं, जिन्हें लीव्स हैं, वो लीव्स के ऊपर एक एक एलिमेंट रह गया, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है कि इस ट्री के अंदर टोटल कितने नोड्स हैं, इस ट्री के अंदर कितने नोड्स हैं। ने सी एन को तो बाद में टी एन को तो बाद में सी एन क्यों लिख देते हैं हम? हाँ जी बेटा, ये हमारे पास एक्चुअली अगर देखें तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है, कि TN/2 प्लस CN। तो ये अगर देखें तो ये पोर्शन है, ये इस एक कंप्लीट TN को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। CN बेसिकली क्या है, मर्जिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर मर्ज, ठीक है। तो इसलिए जितनी भी रिकर्जन आएंगी, जो मर्जिंग का टाइम है उसको हम एज रूट के तौर पर ले लेंगे, ठीक है। अब हमने हमारा यहाँ पे क्या मकसद है, यहाँ पे मकसद है कि हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल कितने नोड्स बने हैं, ट्री में टोटल कितने नोड्स हैं, ठीक है, इसको समझना है। अब वो कैसे समझेंगे, अब हमें कुछ चीजें चाहिए जिनकी मदद से हमें समझ आएगी कि ये कितने हैं। सबसे पहले हमें ये चीज चाहिए कि इस ट्री की हाइट कितनी है, ठीक है। तो आमतौर पे जो बाइनरी ट्री है उसकी हाइट log n होती है, ठीक है। तो ये अगर आपको डिस्क्रीट मैथ में याद हो तो हमने वहां पे इसको प्रूव भी किया था कि एक ट्री की हाइट log n होती है, ठीक है। तो आप अगर इसको दोबारा उसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, हम डिस्क्रीट की बुक से या नेट से भी आप देख सकते हैं, बड़ा इजीली आपको उसका प्रूफ मिल जाएगा, ठीक है। बाइनरी ट्री की हाइट है log n। और अब हमें देखना है कि इसमें लेवल्स कितने हैं। तो आमतौर पे जो बाइनरी ट्री है उसके जो ये log विद बेस 2 है, ठीक है। जब हम कंप्यूटर में log की बात करते हैं LG, तो उसकी मतलब है इसकी बेस 2 होती है, log n प्लस 1। ये इसके लेवल्स हैं टोटल इस ट्री में। इस ट्री में जो लेवल्स हैं वो log n प्लस 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हमें पता चल गया कि ये कितने लेवल्स हैं। ये जो सारे लेवल यहाँ पे मिसिंग हैं, आपको पता नहीं है कि कितने लेवल हैं, और फिर एक लेवल ये है, फिर एक लेवल ये है, फिर एक लेवल ये। तो ये सारे जो हैं बाइनरी ट्री के log n प्लस 1 लेवल्स हैं। अब हमें ये पता चल गया, हाइट का पता चल गया। अब हमने हॉरिजेंटली इनको ऐड करना है, हॉरिजेंटली कितना टाइम लगा। तो यहाँ पे तो एक ये टाइम लगा CN, यहाँ पे ऐसे ही ना, एक एक ही नोड था तो उसके ऊपर CN टाइम लगा। अब यहाँ पे दो नोड हैं और दोनों के ऊपर कितना टाइम लगा है, दोनों के ऊपर बेटा हमारे पास जो टाइम लगा है वो CN/2 प्लस CN/2 इज इक्वल टू CN। अब जो तीसरा नोड है उसके ऊपर कितना टाइम लगा, CN/4 प्लस CN/4 प्लस CN/4 प्लस CN/4 इज इक्वल टू CN, ठीक है। ऐसे ही जो बाकी मिसिंग नोड्स हैं, और जो आखिरी नोड है, आखिरी जो लेवल है लीव्स है, तो हमारे पास टोटल लीव्स कितने हैं,
उतने ही लीव्स हैं जितने हमारे पास क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास Cn। ठीक है, तो अब हमने ट्री को दो तरीकों से सम किया, एक हमने उसकी हाइट फाइंड की और फिर एक हॉरिजेंटली उसको सम किया। ठीक है जी। अब ये हमने क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ट्री के नंबर ऑफ नोड्स फाइंड कर सकें। तो तभी कर सकेंगे जब हमें उसके साइज का आइडिया होगा सही तरीके से। तो हमें हाइट का भी पता चल गया, उसके लेवल वाइज कास्ट का भी पता चल गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा कि कितने हमारे पास कितना टाइम लगा है हमारे ट्री के ऊपर। ठीक है जी। तो ये टोटल टाइम जो हमें लगा है वो है थीटा एन लॉग एन। ठीक है, तो ये कैसे हमारे पास आया कि लॉग एन प्लस वन इसकी हाइट है बेटा हमारे पास, और इसको फिर हमने मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, एन के साथ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो अब ये एन लॉग एन प्लस एन आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो बड़ा है, जो पोलिनोमियली बड़ी स्टेटमेंट है, जो बड़ा फैक्टर है वो हम ले लेंगे, और जो छोटा है उसको इग्नोर कर देंगे। तो एन छोटा है और एन लॉग एन बड़ा है। ठीक है, तो एन लॉग एन का मतलब है एन, अगर एन को हम कहेंगे ये 1 रुपी है, तो एन लॉग एन है ये, आप कह सकते हैं कि ये 1.5 रुपी है या 1 and 25 पैसा है। ठीक है, यानी कि ये एन से बड़ा है, एन भी है, इसमें एन भी है और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी है जिसको हम हाफ रुपी कह दें या 25 पैसा कह दें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन लॉग एन इज ग्रेटर देन एन। तो फिर हम जो स्मॉलर है उसको, फैक्टर है उसको इग्नोर कर देंगे और बड़ा रख लेंगे, तो वो बड़ा हमारे पास एन लॉग एन है। तो दिस इज हाउ वी गेट द टोटल रनिंग टाइम ऑफ द मर्ज सॉर्ट। इसमें हमने इसमें क्या सर किया कि हाइट जो लेवल्स हैं और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है टाइम के साथ, तो ये हमारे पास आ गया जी बेटा। या अगर इसको आपने एक और एंगल से देखें, एक और जी एंगल से देखें, वो जी जी एंगल सर। क्या है, हमने इन सब को ऐड कर लिया, इन सब को ऐड कर लिया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। जैसे सी एन है, अब सी एन है, ये सी एन है। तो फर्ज करें हम कहते हैं हमारे लेवल 1 पे कास्ट लगी है 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1। तो टोटल जो लेवल है फर्ज करें वो है 100। तो ये हमने 1 को 100 दफा ऐड किया तो टोटल हमारे पास क्या आ गया, 100। ऐसे ही हर लेवल पे सी एन कॉस्ट लगी है। जब हमने सबको ऐड किया तो इसका मतलब है कि सी एन एडेड कितनी दफा, जितनी उसके लेवल्स हैं उतनी दफा ऐड हुआ है, और ये हमारे पास वो टाइम आ गया एन लॉग एन। जी बेटा आप पूछो। तो अब अभी देखें हमने, बड़ा इजी है, अगर आप इस पे ना थोड़ा सा, अब आपने करना है कि अब वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, इसको लाजमी एक दफा देखें और इसको समझें। ये बड़ा अहम है ये ट्री को समझना, क्योंकि आगे हमें हमें अब ट्री ही ट्री है हर तरफ, हमें बार बार ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे और डेफिनेटली इससे थोड़े से मुश्किल ही होंगे। तो अगर आपको बेसिक इसकी नॉलेज है, समझ आ गई है, तो आगे आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, तो आपने इसको बार बार देखना है। और खास तौर पे अभी मैं आपको बता देता हूँ कि बुक में इसमें बेटा ये जो एनालिसिस है ना, ये आपने लाजमी पढ़ना है। ये जो मर्ज स्टार्ट है ना, ये पेज नंबर 36 है। ठीक है, पेज नंबर 36 के ऊपर है। उसमें किस तरीके से हमने इसको बनाया है रिकर्जन की स्टेटमेंट को, और फिर उसके बाद रिकर्जन ट्री स्टैब्लिश हुआ, उसमें ये जो सारा प्रोसीजर है ना जो हमने अभी डिस्कस किया, ये लिखा हुआ है कि क्या हुआ, पहले हमने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या। यहाँ पे देखें कि वो यहाँ पे कह रहा है कि इन जनरल लेवल आई, कोई भी लेवल आई को कह रहा है कि है बिलो द टॉप। ये लाइन खास तौर पर देखिए, इन जनरल लेवल आई बिलो द टॉप। लेवल आई का मतलब कोई भी जो लेवल है हैज टू आई नोड्स, हैज टू आई नोड्स। तो जैसे अब ये जो पहले वाला है, अब ये टॉप लेवल है, तो इस पे 2 आई नोड्स हैं, तो इसको ये टॉप लेवल है, ये 0 लेवल है, तो यहाँ पे कितने नोड्स हैं, 1। तो ये दूसरा लेवल है, इस पे कितने नोड्स हैं, ये लेवल 1 है, इस पे 2 नोड्स हैं। ठीक है,
और फर्ज करें मैं आगे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितने हैं, ये मेरे पास 2 रेज़ टू द पावर लेवल 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 8 होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही फर्दर हम मूव करते जाएं। ठीक है, तो ये टू टू जो फार्मूला स्टेब्लिश हमारे पास हुआ है वो 2i का हुआ है, 2i नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखें कि इन जनरल द लेवल आई बिलो द टॉप हैज 2i नोड्स ईच कंट्रीब्यूटिंग अ कॉस्ट ऑफ c n by 2i so that the ith level below the top has total cost 2i cn over 2i is equal to cn. The bottom level has n nodes each contributing a cost of c for a total cost of cn. ठीक है, तो ये बात जो हमने अभी की है वो इस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ द ट्री है, जो मैंने आपको बताया भी कि आप पीछे नेट पे देख लें ये बुक, या यहाँ पे उसने इंडक्शन के मेथड के थ्रू थोड़ा सा बताया भी हुआ है। यहाँ पे इस पैरा के अंदर इंडक्शन के मेथड के थ्रू उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो इसकी जो लेवल्स हैं वो log n प्लस 1 कैसे है। तो उसने यहाँ पे कहा है कि जैसे log 1 इज इक्वल टू 0, ये बेस स्टेप किया है, और उसके बाद फिर उसने इंडक्टिव स्टेप्स के थ्रू उसने आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। तो आई होप इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, और आप इसको बार बार पढ़ें, 2-3 दफा पढ़ें, और फिर आपस में डिस्कस करें। ठीक है, तो ये बड़ी, ये जो पेज है 37, खास तौर पे 36-37, ये बड़ा अहम पेज है, और इसको दोनों पेजेस बड़े अहम हैं, और इसको पढ़ना है, आपने लाजमी पढ़ना है, 2-3 दफा पढ़ना है, अलग अलग से पहले खुद पढ़ें। फिर आपने इसमें किसी चीज़ की समझ आपको नहीं आई है तो आपने क्या करना है, उसको इन दोनों पेजेस को आपने में देखेंगे, आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई है, उसके क्वेश्चन बनाएं और आपस में डिस्कस करें। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर भी समझ नहीं आई तो फिर आपने अगली क्लास में मुझसे पूछना है कि सर इसमें हमने ये देखा था, तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इशू है। ठीक है, एक्सक्यूज मी तो सर। ये, जी बेटा। सर हमने बेसिकली जो है वो सारा ट्री जब बनाया तो हमने एक एक जो है वो नोड को हॉरिजॉन्टली जो है वो सम किया। तो बेसिकली हाँ हॉरिजॉन्टली सम करने से हमने यही देखा कि हर दफा वो सी एन ही आ रहा है। हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो हमने ये हम्म, अहस किया कि उसका सी एन का टाइम क्या था, एन थीटा एन, हमने यही पीछे डिस्कस किया हुआ था ना। यानी टोटल जो था टाइम वो हम्म, एन था। तो फिर हमने हाँ उस एन को मल्टीप्लाई किया उसकी हाइट से। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उसकी हम्म, हाइट से जितनी हाइट होगी उसके साथ हमने एन को मल्टीप्लाई किया। और हमने हम्म, ये जो स्टेटमेंट निकाली, हम कहते हैं कि दरअसल मर्ज सॉर्ट का जो टाइम है वो है हाँ एन लॉग एन। हाँ बिल्कुल। यही है, यही हमने देखा। बिल्कुल पहले हमने उसकी जो है वो रिकर्सिव स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड किया, रिकर्सिव बिल्कुल। स्टेटमेंट क्या बन रही है। तो पूरे एल्गोरिदम में हमने रिकर्सिव स्टेटमेंट ये देखी कि वो 2 t n/2 था, यानी t n/2 प्लस t n/2, ये रिकर्सिव स्टेटमेंट थी। फिर हाँ हमने बिल्कुल। फिर हमने उसके बाद अंडरस्टैंड किया कंप्लीट स्टेटमेंट को, यानी उसी बिल्कुल रिकर्सिव स्टेटमेंट में हमने cn ऐड किया ताकि वो कंप्लीट स्टेटमेंट बन सके। ऐसा ही है। बिल्कुल। बिल्कुल और इस कंप्लीट स्टेटमेंट से फिर हमने जो है वो ट्री की शक्ल में हमने इसको बनाया। बिल्कुल। ठीक है, और ट्री से हमने फिर अर्ज किया कि उसका टोटल टाइम बेसिकली था एन लॉग हाँ, एन, मीन्स सम ऑफ जो है वो ऑल नोड। सम ऑफ ऑल नोड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द नोड, दैट हम्म, ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। ये है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, इसकी एक सादा सी एनालॉजी बेटा, आपकी इनवॉइस है। आपकी इनवॉइस होती है ना, आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको वो इनवॉइस देते हैं, तो वो आप आइटम्स परचेज करती हैं, तो वो आइटम्स की लिस्ट होती है, साथ में जी। क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हाँ ये जी। आइटम आपने इतनी क्वांटिटी में लिया, ये इतनी में लिया, उसके इतने जी। पैसे हो गए, उसके इतने पैसे हो गए, और फिर हाँ सब जी। आइटम के पैसों को इकट्ठा करके एक ग्रैंड टोटल आपको मिलता है। जी सर। तो हमने ये ट्री की ग्रैंड टोटल निकाला है, इसकी इनवॉइस बनाई है, बस ये समझ लें। ठीक हो गया। ठीक है, तो बेटा मेरे ख्याल से टाइम अब हो गया ओवर, तो आज की क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, जी सर। तो आप, आई होप कि आप मेरे सजेशंस के ऊपर बुक को लाजमी रीड करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह आप